स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है एक्सेप्टेंस, दूसरा है ट्रस्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ whom? एक्सेप्टेंस ऑफ द कंट्रीज और द पीपल दैट दे रिप्रेजेंट। जैसे कि ब्रिक्स रिप्रेजेंट्स ग्लोबल साउथ। ट्रस्ट अमंगस्ट whom? ट्रस्ट अमंगस्ट द मेंबर्स, ताकि कोई भी डिसीजन हो वो कंसेंसस बेस्ड हो, दैट ऑल मेंबर्स विल अबाइड बाय दैट डिसीजन। आज के दिन ब्रिक्स में ये दोनों चीजें काफी रिड्यूस्ड है। दे आर बेसिकली लीडिंग टू अ ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक्स। दो कैंप्स बन रही हैं ब्रिक्स में, एक तरफ है रशिया और चाइना, दूसरी तरफ है ब्राजील और इंडिया। एंड कहीं ना कहीं ये जो कैंप क्रिएशन हो रहा है ब्रिक्स में, ये ग्लोबल साउथ में भी डिविजन लेके आ रहा है, और यही है आज का डिस्कशन का मुद्दा। Before we move on to the discussion, let me bring to your notice a new batch, that is prelims to interview batch. The admissions are closing on 31st. अगर आप UPSC के जर्नी में you're thinking or deciding to start, या आप सोच रहे हो कि UPSC का जर्नी आपको लेना है, you want to give an attempt, आई विल स्ट्रांगली अर्ज कि आप स्टडी IQ के वेबसाइट में जाइए, आप इस कोर्स के फीचर्स देखिए। फीचर्स हैं जैसे कि डेली आंसर राइटिंग है, यू विल हैव मेंटरशिप, यू विल हैव क्रक्स गिवन, दैट इज प्रॉपर नोट्स आर गिवन। आपको हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो क्लासेस होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा फोकस होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, और सिंपल लैंग्वेज में ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंड दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन आस्किंग, आप जाइए एक बार कोर्स के फीचर्स देखिए, एंड यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि कितना बेनिफिशियल होगा ये कोर्स, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा आपके इस जर्नी में, हर पॉइंट पे ये सपोर्ट करेगा। एंड इसी वजह से यू शुड टेक अ लुक एंड एक्सप्लोर द कोर्स। द कोर्स कॉस्ट अराउंड 70,000 रुपीज, बट अगर आप DW लाइव यूज करते हैं, दैट इज DWLIVE, तब आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, एंड the course will cost 29,999 rupees. With this, let me begin with the discussion. तो ये तो आपको पता ही है कि ब्रिक्स में आजकल एक्सपेंशन की बहुत बड़ी बात चल रही है, कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं they want to participate in BRICS, they want to become a member of BRICS. अराउंड 40 कंट्रीज ने ये इंटरेस्ट बोला है कि हमें ज्वाइन करना है। उसमें से 22 to 23 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मल एप्लीकेशन दिया है। कंट्रीज लाइक इथोपिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, ऐसे कई कंट्रीज हैं जिन्होंने बोला है कि दे वांट टू एक्चुअली कम एंड ज्वाइन ब्रिक्स। अब ये क्यों है? व्हाई हैज सडनली देयर आर सो मेनी मेंबर्स so many countries who want to become members? क्योंकि कुछ ही महीने पहले BRICS has overtaken G7. In what? It has overtaken G7 in GDP calculated on purchasing power parity. तो कहीं ना कहीं ये नरेटिव जरूर आ रहा है कि G7 का टक्कर ब्रिक्स देने वाला है, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बट ऑल्सो इन इन्फ्लुएंस। एंड इसी वजह से इतने सारे कंट्रीज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एज मेंबर्स। यहाँ दिक्कत इस बात तक नहीं है, दिक्कत की जो बात है वो है हाउ टू एक्सपैंड। क्योंकि यहीं पे आ जाता है डिवीजन। एक तरफ है चाइना और रशिया जो चाहते हैं कि एक्सपेंशन इमीडिएटली हो, वो जो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कंट्रीज आए जिन पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हो, या दे आर ऑलरेडी अ वेरी क्लोज अलाई ऑफ चाइना। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया कहता है कि द ओनली वे टू सक्सेसफुली डिफीट सैंक्शंस इज टू कम टुगेदर एज अ कलेक्टिव सच एज ब्रिक्स। मतलब आपको अगर यूएस सैंक्शन से उसके इंपैक्ट से यू हैव टू फाइट अक्रॉस, तब एक ही चांस है कि आप ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनो और आपस में इतना सपोर्ट रखो कि ये सैंक्शंस एक्चुअली कोई फायदा ही ना करे, कोई नुकसान ही ना करे एक्चुअली। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि ये जो नरेटिव है ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कोल्ड वॉर मेंटालिटी क्या है कि पहले जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एक स्ट्रैटेजी था कि कंट्रीज को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, एंड दिस इन्फ्लुएंस वाज बेसिकली डन थ्रू कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। एंड उनके पॉलिसीज में ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता था दैट दे वुड ऑटोमेटिकली कम अंडर द स्फीयर।
एंड दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वुड मीन दैट यूएस के अंडर जो भी कंट्रीज आती हैं वो यूएस के प्रोटेक्शन में थी, एंड यूएसएसआर के अंडर में जो कंट्रीज आती हैं वो यूएसएसआर के प्रोटेक्शन में थी। कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड को ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इट वाज डिवाइडिंग इट, एंड यूरोप में इसको आयरन कर्टन भी कहते थे। अब यही मेंटालिटी आज के दिन रशिया भी बोल रहा है कि यार एक ग्रुपिंग बनाओ जो यूएस के सैंक्शंस के अगेंस्ट फाइट कर पाएगा। इसी आर्ग्यूमेंट को फॉरवर्ड ले जाता है चाइना, और चाइना कहता है लाइक माइंडेड इंटरेस्ट बेस्ड कंट्रीज शुड कम टुगेदर। हु आर दिस लाइक माइंडेड इंटरेस्ट बेस्ड कंट्रीज? दे आर कंट्रीज हु आर ए एंटी वेस्ट, बी हु आर फ्रेंड्स ऑफ चाइना। वेरी सिंपल। नाउ कंट्रीज हु आर एंटी वेस्ट कौन होंगे? ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, पाकिस्तान डगमगाता है, वो कभी कभी चाइना यूएस करता रहता है, बट तभी भी पाकिस्तान, एंड ऐसे कई कंट्रीज हैं जिनको चाइना चाहता है कि इमीडिएटली ले आया जाए। ऑन द अदर हैंड वो ये भी चाह रहा है कि ऐसे कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी क्लोज है चाइना का, उसको भी लेके आया जाए, तो ताकि ब्रिक्स बेसिकली बिकम्स अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज दैट आर अलाइंड विद चाइनीज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं चाइना ये डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू लीड ब्रिक्स to actually do what is in good of Chinese interest. And this is exactly what Brazil and India does not want. They are saying कि हाँ expansion होनी जरूर चाहिए because BRICS should represent the geopolitical realities. That is, it should reflect or should include emerging economies. But जो membership का procedure है उसको transparent और consensus based रखना पड़ेगा। Transparent मतलब किसको क्यों लिया जा रहा है, that is something that has to be decided. Consensus मतलब सारे के सारे जो 5 existing members हैं उनके acceptance के बाद ही लिया जा सकता है, and that is what India and Brazil is calling out कि एक procedure लगाओ कि जहाँ पे we have to first evaluate the application form, then उनको एक observer status देंगे, उसके बाद dialogue partner बनाएंगे, उसके बाद full membership देंगे। तो एक procedure बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये नहीं रहेगा then there will be a tussle of power. Because India is very categorical, Pakistan को membership India is not really interested. Because India knows कि अगर पाकिस्तान अगर यहाँ पे आ जाता है तो जैसे SCO में हुआ है, it has become a puppet organization of China, वैसे ही BRICS भी it will become a puppet organization. And India यही कोशिश कर रहा है कि it does not become a failure. BRICS should not, become caught in this Cold War mentality, should not become a puppet of China. It should not become trapped in this. तो इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है, and it is carrying the weight of several other global south countries जो ये accept करते हैं कि BRICS में expansion जरूर होनी चाहिए, but there has to be a procedure for it. जैसे कि UAE खुद बोल रहा है कि हाँ, there has to be a transparent way of bringing in membership. तो this idea of India ऐसा नहीं है कि countries are not supporting it, but problem ये है कि countries that are supporting China and countries that are supporting India, this is leading to a breaking of the global south. Then that is exactly what the problem is. जितना ये fracture create करेगा global south में, उतना ब्रिक्स का ही फेलियर है, क्योंकि ब्रिक्स की जो लेजिटिमेसी है वो ग्लोबल साउथ से आती है, एंड ग्लोबल साउथ अगर डिवाइड हो जाता है तो ये अल्टीमेटली ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को ही इंपैक्ट करने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट ग्लोबल नॉर्थ, इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द कंट्रीज दैट मैटर, एंड ये इस चीज को अवॉइड करने का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो एवेन्यू इन फ्रंट. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग? फ्रेंड शोरिंग अगर हम बात करते हैं, इट इज अ कंसेप्ट दैट यूएस हैड गिवन. व्हाट इज दैट कंसेप्ट? यूएस ने कहा था कि आफ्टर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो सप्लाई चेन है, दैट इज फ्रॉम कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस टू न्यू मार्केट्स, तब it should be between the allies, it should be between the friends, and this is a concept जो चाइना practically करना चाहता है ब्रिक्स में. चाइना कहता है कि ऐसे कंट्रीज को ले आओ जो हमारे अलाइज तो हैं ही, बट पूरा का पूरा सप्लाई चेन भी इन्हीं के बीच में रखेंगे, ताकि वी आर नॉट एट द डिक्टेट और द बिहेस्ट ऑफ यूएस. यूएस ट्रेड रूल्स में भी जो करता है करे, सैंक्शंस ला ले, जो भी करना है करे, ग्लोबल ट्रेड रूल्स में या ग्लोबल ट्रेड सप्लाई में जो करना है वेस्टर्न कंट्रीज करे, बट हम अपने बीच में
ट्रेड को ग्रो करते हैं, सप्लाई चेन अपने पास रखेंगे, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट अ यूनिटी इन ग्लोबल साउथ। बट इंडिया ये कह रहा है कि अगर हमने ये किया, इफ वी डू फ्रेंड शोरिंग एंड वी सेपरेट द इकोनॉमीज, then it is going to harm us at the end of the day, क्योंकि ऐसे कई ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जो डिपेंड करती हैं ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज पे ऑन फाइनेंसिंग, और अगर ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल ट्रेड से ये आप अलग कर दोगे, आप ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को एकदम यू आर ब्रेकिंग इट अपार्ट, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। दूसरी चीज, आप ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो वर्ल्ड में, जितना ट्रस्ट डेफिसिट होगा उतना ही chances of conflict बढ़ने वाली है। So India is saying that this is a concept that BRICS should avoid. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, that is एंटी वेस्ट बने जा रहा है ब्रिक्स। अगर देखा जाए, बार बार चाइना यही कह रहा है कि ब्रिक्स हैज टू बी सीन एज अ चैलेंजर टू G7। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इंडिया को हमेशा G7 में इन्विटेशन मिलती है, पर चाइना को कभी नहीं मिलती है, तो इसीलिए एक जलन है चाइना को अगेंस्ट G7, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई इट इज ट्राइंग टू क्रिएट ब्रिक्स एज अ चैलेंजर टू G7। इंडिया कहता है यार चैलेंजर मत बनाओ, पार्टनर बनाओ, लेट द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ वर्क टुगेदर, दैट इज हाउ थिंग्स वुड चेंज। क्योंकि अगर हमने एक अगेन वी आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू दैट मेंटालिटी कि वो हमारा दुश्मन है, ग्लोबल नॉर्थ को हमको अलग करना चाहिए, ग्लोबल नॉर्थ को प्रेशर देना चाहिए, दिस narrative is going to be harmful for us at the end of the day, and this is what the tussle of power is। देखा जा रहा है अभी, अगर आप जोहान्सबर्ग की समिट देख रहे हो तो you can clearly see that China has taken a very very anti-West rhetoric. It is constantly saying that BRICS या global south के जो countries हैं उनको साथ में होना पड़ेगा to actually fight against the dictates of the global north. एंड समवेयर इंडिया इज ट्राइंग टू से दैट ये जो नरेटिव है चाइना का, वो चाइना के इंटरेस्ट बेस्ड नरेटिव है, इट इज नॉट रियलिटी। वी नीड टू वर्क टुगेदर विद ग्लोबल नॉर्थ, डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप, एंड दिस इज exactly why India is constantly reiterating that it is all about Vasudhaiva Kutumbakam. But reality is that BRICS has been divided into two camps. और ये अगर और सीरियस बनता रहा, ये और डिविसिव बनता रहा, तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स फेल करने लगेगा, इट इज गोइंग टू लूज इट्स रेलेवेंस, एंड इफ इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑब्वियस दैट ग्लोबल साउथ में भी डिविजन्स दिखने लगेंगी, और ये डिवीजन ग्लोबल साउथ के लिए फायदेमंद नहीं होने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इसका फायदा उठाएगा, चाइना भी इसका फायदा उठाने वाला है। तो इंडिया के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द ग्लोबल साउथ टुगेदर एंड टू बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। G20 समिट आने ही वाला है, दिस इज एग्जैक्टली अ मौका जहां पे इंडिया इज गोइंग टू पोर्ट्रे, विच इज डेफिनेटली दैट इंडिया के प्लान में होने ही वाला है कि इंडिया इज गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ब्रिंग द ग्लोबल साउथ टुगेदर, एंड if BRICS fails even in this summit, G20 में India is going to definitely take a move ताकि ये divisions ना आए global south में। With this, we come to an end to today's discussion. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई affordable।